हेलो फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस कितना बड़ा है ये आपको पता होना चाहिए। उसका सिलेबस कितना बड़ा है, कितना ब्रॉड है, वो आपको पता होना चाहिए। और इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में टाइम कितना है ये पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें पता हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इन दो चीज़ों के आधार पर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कैसे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो सबसे पहले तो हम टाइम की बात करें कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में अभी कितना टाइम है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन में तो कोई सूचना नहीं दी गई है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन ऐसा अनुमान है कि चुनाव से पहले पहले यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आगामी चुनाव होने वाला है मई 2024 में। और इसी के पहले पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी हो जाने वाला है। तो अगर अब से हम लोग देखें तो लगभग लगभग 4 महीने का समय मिलने वाला है। कौन सा? तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने मिलने वाले हैं आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। और इसी 4 महीने में आपको अपनी तैयारी कैसे कंप्लीट करनी है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर सिलेबस की बात करें तो यूपी पुलिस का सिलेबस इतना है कि किसी भी सामान्य बच्चे को इसको कंप्लीट करने में लगभग 1000 घंटे का समय लग ही जाने वाला है। मैं किसी ब्रिलियंट बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूँ कि उसको इस सिलेबस को कंप्लीट करने में 1000 घंटे ही लग जाने वाले हैं उसको। और 1000 घंटे को आप 4 महीने में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करके इसको कंप्लीट करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको 4 महीने में लगभग 120 दिन मिलने वाले हैं। और इस 120 दिन में अगर 8-8 घंटे आप रोज़ पढ़ाई करते हैं तो 1000 के लगभग पास पहुंच जाएंगे। अर्थात आपका लगभग 960 घंटे का जो टाइम है पढ़ाई का वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि लगभग 1000 के आसपास है। और अगर 960 घंटे अपनी आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और इस 8 घंटे को आप कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में अब बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपके पुलिस के एग्ज़ाम में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे: हिंदी, रीजनिंग, गणित और सामान्य ज्ञान। और इसमें से ये तो नहीं बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप पिछले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में उसको अगर देखें तो हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से भी 37 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ से 38 क्वेश्चन पूछे गए थे और सामान्य ज्ञान से भी 38 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले वाले एग्ज़ाम में। तो इस बार भी मान करके चला जा रहा है कि इतने इतने ही क्वेश्चंस इस बार भी पूछने वाले हैं। अर्थात सभी सब्जेक्टों का जो वेटेज है वो बिल्कुल बराबर होने वाला है। और इसीलिए इन सारे सब्जेक्टों को बराबर का समय दिया जाना चाहिए जिससे कि बराबर की तैयारी हो सके इसके लिए। और इन सब्जेक्टों की आप तैयारी कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि जैसे कि आपको हिंदी की तैयारी करनी है तो इसके लिए आपके पास एक यूपी पुलिस का हिंदी का सॉल्व पेपर होना चाहिए। ये सॉल्व पेपर क्या होते हैं? तो जो पिछले सालों में जितने भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी का कलेक्शन होता है और इसको पब्लिकेशन जो है वो अपनी तरफ से पब्लिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूथ कंपटीशन का एक बुक लिया है, ये यूपी पुलिस का जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम हुआ है उसी को यहाँ पर इसने बुक के फॉर्मेट में तैयार किया है। और ये सारा का सारा अध्यायवर है और ऐसे ही बुक आपको लेनी है जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका विषय सूची यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से आप जाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन कौन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जा करके हर एक चैप्टर में वहाँ पर आप चेक करिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए आप पहले वाले चैप्टर में गए, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला से आपको 76 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद आप पर्यायवाची वाले में गए तो यहाँ पर आपको 86 क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसे ही हर एक चैप्टर का यहाँ पर आप क्वेश्चंस नंबर आप क्वेश्चंस को लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ समास वाले पर गए, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि यहाँ से 120 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। इसके बाद ऐसे ही जब सारे क्वेश्चंस की आप लिख लेंगे कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है,
उसके बाद आप देखेंगे कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया होगा उस चैप्टर को आप पहले कंप्लीट करेंगे। तो इसको कंप्लीट कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हिंदी से आपको समास वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इसका सबसे पहले समास का आपके पास कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। अर्थात समास क्या होता है, कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये आपका कहाँ से तैयार होगा? तो कंसेप्ट तैयार करने के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, या आप YouTube से भी जा कर के अपना कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं, या कोई भी आपने कोर्स ले रखा होगा वहाँ से भी आप जा कर के कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं इसका। और जब कंसेप्ट इसका तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको इस बुक में जितने भी सॉल्व पेपर के तहत इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस को जा कर के सॉल्व करना होगा। इससे क्या होगा कि आपने उसका कंसेप्ट तो सीख लिया है, उसका नियम तो सीख लिया है, उसको जा कर के जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे पुराने वाले क्वेश्चंस पर जो पूछे जा चुके हैं, तो आपको पता चलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो कैसे कैसे किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसका आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे कि आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, रिवीजन में भी बहुत इससे आसानी हो जाएगी। ऐसे ही करके हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट करना है। और जब आपके कोर्स का 40% लगभग 40% जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको टेस्ट भी शुरू कर देनी है। टेस्ट मतलब कि आपको मॉक टेस्ट लगाना भी शुरू कर देना होगा, और उसी तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हों, एग्ज़ाम दे रहे हों। और इस मॉक टेस्ट से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है? तो मॉक टेस्ट से तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका पूरे कोर्स का एक ही बार में रिवीजन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी एक टेस्ट दिया, ठीक, तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपने टेस्ट दिया, और 2 घंटे के अंदर अंदर आपका जितना भी कोर्स है, जितने भी चैप्टर हैं, वो सारे के सारे एक बार के लिए आपके आंखों के सामने से गुजर जाएंगे। इससे आपको अपने कोर्स का ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है और कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो गया है। जो चैप्टर वीक होगा उस पर आपको दोबारा से काम करने की आवश्यकता होगी, और जो चैप्टर स्ट्रांग है उसको केवल आपको रिवीजन देना होगा, वो तैयार हो चुका है इसका मतलब कि। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप टाइम मैनेज करना भी सीख जाएंगे। मतलब कि जैसे कि क्या होता है कि आपका कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, आपने अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं आप, तो 2 घंटे के अंदर अंदर आप 150 क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर आपको समय की कमी पड़ जाती है। हालांकि उसके लिए इतना समय की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप टाइम मैनेज करना वहाँ पर नहीं सीखे होते हैं, इसीलिए ये गड़बड़ी हो जाती है। तो ये भी समस्या नहीं आएगी अगर आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। उसके बाद एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अर्थात कई बार ऐसे होता है कि जैसे कि मैथ का कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपको आ रहा होता है, लेकिन कहीं पर भी आप जोड़ में, घटाने में, गुणा में, भाग में कहीं ऐसी गलती कर दे रहे होंगे जिससे कि उसका आंसर नहीं आ पा रहा है, और उसमें आप परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर आप अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। और इस प्रकार के जो सिली मिस्टेक्स हैं वो भी आपके नहीं होंगे, जिससे कि आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप मॉक टेस्ट कैसे देंगे। तो मॉक टेस्ट आप ठीक उसी तरह से देंगे जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है। मतलब कि आप मॉक टेस्ट 2 घंटे के लिए देंगे। आप 2 घंटे ऐसे घंटों का चुनाव करेंगे जिसमें कि 2 घंटे में आपको कोई भी काम करना ना हो, आपका कोई भी दोस्त मित्र यार वार नहीं आता हो, आपको किसी से भी कॉल पर बात ना करनी पड़ती हो। ऐसे आप 2 घंटे का चुनाव करेंगे और एक ही सीटिंग में आप पूरा का पूरा मॉक टेस्ट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ऐसे करके कंप्लीट होगा। आप ऐसा मत करिएगा कि 25 क्वेश्चन कर लिया, फिर थोड़ा सा गया घूम आया, फिर आया, फिर 25 क्वेश्चन कर लिया, फिर घूम आया। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आप टाइम कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से बैठिए और 2 घंटे तक इसका एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा मान करके चलिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में ही बैठा हूँ और एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये आपको पता नहीं है कि कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया जाता है, तो फिर मॉक टेस्ट का आप 100% लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसको कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मॉक टेस्ट होते हैं इसको आपको 3 अटेम्प्ट में कंप्लीट करना होगा।
पहले अटेम्प्ट में आपको क्या करना है कि पहले अटेम्प्ट में आपको टाइम पे ध्यान देना होगा। मतलब कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया और जाना है आपको क्वेश्चन नंबर 150 तक, तो क्या करना है आपको कि आपने शुरू किया 1 नंबर से, तो 50 तक जाने में केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करने में आपको टाइम बहुत ही कम लग रहा है। मतलब कि किसी भी छोटा सा जोड़ घटाना गुणा भाग हो तो उसको ये आप करेंगे, अगर ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जा रहा है तो उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे पहले अटेम्प्ट में। ऐसे करके आप 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक गो थ्रू हो जाएंगे एक बार में। उसके बाद फिर आप दूसरा अटेम्प्ट देंगे और दूसरे अटेम्प्ट में आपको क्या करना है कि इसमें आपको क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। कैसे क्वेश्चंस? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, लग रहा था कि इसमें ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को दूसरे अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। फिर वही आप शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 150 तक जाएंगे। इसके बीच में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके लिए टाइम लग रहा है उनको आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसको आप तीसरा अटेम्प्ट देंगे और इस तीसरे अटेम्प्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपने पहले कभी नहीं देखा है, मतलब कि उस टाइप का आपने क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं किया है, उसको आपको प्रयास करना है। क्या पता ये सॉल्व हो जाएं। अगर ये सॉल्व हो जाते हैं तो आपकी मेरिट बनाने में ये बहुत ही योगदान करेंगे। सोचिए अगर ऐसे क्वेश्चंस को आपने पहले अटेम्प्ट में करना शुरू कर दिया होता तो क्या पता ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा और ज़्यादा इसमें टाइम आपका ख़राब हो जाता। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको तीसरे अटेम्प्ट में ही प्रयास करना होगा और इस तरह से आपका जो मॉक टेस्ट है उसको आप कंप्लीट करिएगा। हाँ, लेकिन कंप्लीट ही नहीं करना है, इसके बाद इसकी एनालिसिस भी आपको ज़रूरी है। अगर इसका एनालिसिस आप नहीं करते हैं तो फिर टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जब एनालिसिस करेंगे तब जा कर के आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, या मैं सिली मिस्टेक्स कहाँ पर कर रहा हूँ, मेरा टाइम मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करने की ही बात पता चलेंगी। इसीलिए एनालिसिस भी ज़रूर किया करें। भले ही टेस्ट का नंबर जो है वो कम हो जाए, भले ही आप 50 की बजाय 40 ही टेस्ट दें, लेकिन एनालिसिस उसकी ज़रूर करें। जब एनालिसिस करेंगे तभी जा कर के इसका 100% आप प्रॉफिट उठा सकते हैं। और अगर आपका कोर्स 40% तक कंप्लीट हो गया है तो आप 1 हफ्ते में 2 टेस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 1 हफ्ते में आप 2 मॉक टेस्ट देने का प्रयास करिए, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। ये मत सोचिए कि 40% ही हुआ है, अभी तो 60% बाकी है, अभी से करने लग जाऊंगा तो मॉक टेस्ट में ज़्यादा समय जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 40% पे करना शुरू कर देते हैं तो जो 40% आप कोर्स कवर कर चुके हैं तो उसके बारे में आपको पता चलता रहता है कि मैंने जो 40% पढ़ा है वाकई वो पढ़ा है या बेकार का है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन इतना सारा काम करने के लिए आप बिल्कुल ऐसे हवा में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल भी होना चाहिए और वो टाइम टेबल आप कैसे बनाएंगे उसका ब्लूप्रिंट मैं आपको इसमें देने वाला हूं कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। तो टाइम टेबल आप केवल और केवल 1 दिन का बनाइएगा। 1 दिन का आप केवल टाइम टेबल बनाइए। आप ये सोचिए कि मेरे पास केवल आज ही का टाइम है, कल का पता नहीं, कल आएगा नहीं आएगा किसी ने नहीं देखा, और अगर कल आता भी है तो वो भी आज के ही रूप में आएगा, और कल जब आएगा आज के रूप में तो वही आज वाला मेरा टाइम टेबल कल भी काम आ जाएगा। इसलिए आपको केवल और केवल आज का टाइम टेबल बनाना है और आज आपको डिसाइड होना चाहिए कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं और इस 8 घंटे के लिए मुझे टाइम टेबल बनाना है। तो इस 8 घंटे के लिए आप टाइम टेबल अपना कैसे बनाएंगे? तो इस 8 घंटे में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी, रीजनिंग, गणित और जीके। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, तो सबके लिए आप समान समय दीजिए, सबके लिए आप 2-2 घंटे का समय दे दीजिए। लेकिन अगर आप पहले से ही तैयारी करते आ रहे हैं, आपके पास कुछ स्टॉक्स तैयार हो गए हैं, आपके कोर्स कुछ कंप्लीट हो गए हैं, आपको पता है कि नहीं ये वाला मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये वाला भी अच्छा है, तो उसके अनुसार अपना जो है वो टाइम टेबल आप तैयार करेंगे। ये जो टाइम है उसके अनुसार आप इसमें डिवाइड करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ये टाइम टेबल अपने लिए बनाना होता तो मैं क्या करता कि सबसे पहले तो मैं ये देखता कि इसमें मैथ पूछ रहा है और जो मेरा मैथ है वो लगभग अच्छे लेवल का तैयार हो चुका है, अर्थात इसके लिए अगर मैं 1 घंटे भी देता हूँ तो इसके लिए पर्याप्त होगा 1 घंटे मुझे देना।
उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग दिया है, तो इसकी भी मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी है, अच्छे लेवल की हो चुकी है। तो मुझे पता है कि इसके लिए भी अगर 1 घंटे दूंगा तो इसके लिए सफिशियंट होगा। नीचे यहाँ पर जीके दिया है, इसके बारे में पता है कि जो जीके है इसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, जितना भी पढ़ लो कम ही रहता है। तो इसके लिए मैं 2-2.5 घंटे देना, इसके लिए मैं उचित समझूंगा कि इसको 2 से 2.5 घंटे इसको मुझे देना चाहिए। और अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे, तो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम देता। इसके लिए मैं 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम बचता उसके लिए मैं इसको अलाट कर देता, इसके पास में हिंदी के लिए इतना टाइम मैं दे देता। ऐसे ही करके आपको भी अपना टाइम टेबल बनाना है, आपको चूज़ करना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए आसान है, कठिन है, कितनी तैयारी है, उसके आधार पर अपना टाइम टेबल बनाइएगा। तब जा करके आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल तैयार होगा आपके अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार और आपके समय के अनुसार। और यही टाइम टेबल आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा एक टाइम टेबल और आपके पास होना चाहिए, और ये टाइम टेबल कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि मान लीजिए कि अभी आप बैठते हैं 4 घंटे पढ़ने के लिए, तो इस 4 घंटे का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। अभी आप मान लीजिए कि बैठे हैं 4 घंटे पढ़ने के लिए, तो आप पहले एक टाइम टेबल बनाइए कि इस 4 घंटे में मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। ये टाइम टेबल आपके पास तैयार होना चाहिए 4 घंटे के लिए। जैसे कि अगर मैं 4 घंटे के लिए पढ़ने बैठता तो मैं डिसाइड करता कि 1 घंटे पहले मैं मैथ पढ़ लूँगा, उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए मैं रीजनिंग पढ़ लूँगा, उसके बाद फिर मैं 2 घंटे के लिए हिंदी पढ़ लूँगा। ऐसे करके मैं 4 घंटे के लिए अपना टाइम टेबल तैयार करता और 4 घंटे के लिए इसको इम्प्लीमेंट करता। बाकी के बाद में मुझे क्या करना है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे बस इन 4 घंटों पर ही ध्यान देना है। अगली बार फिर मैं 4 घंटे के लिए बैठा, 3 घंटे के लिए बैठा, तो फिर इसी तरह से एक टाइम टेबल तैयार करूँगा और फिर से इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करूँगा। ये वाला जो टाइम टेबल है ये पूरे दिन के लिए है, पूरे दिन में इसको कंप्लीट करना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये पूरे दिन में चारों सब्जेक्ट जो हैं वो आपको पढ़ने ही हैं। ऐसा मत करिएगा कि आप छोड़ दीजिएगा कोई भी और कोई किसी को सब्जेक्ट को ज़्यादा आप पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है। आपको जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको भी आप पढ़िएगा, जो नहीं आ रहा है उसको भी पढ़िएगा, तब जा करके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। और यकीन मानिए कि ऐसा अगर टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 ही महीने में आपकी तैयारी इतनी अच्छी लेवल पर हो जाएगी कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे और एग्ज़ाम दे करके आएंगे, और मान करके चलिए कि इसमें आपका सिलेक्शन भी हो जाना है अगर आप इतना कर लेते हैं तो। और इस टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करने में कुछ समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप ही के सामने क्या वो सबके सामने आती रहती हैं, क्योंकि 4 महीने तक 8-8 घंटे की पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। आप बीच बीच में डीमोटिवेट भी हो जाएंगे, और इस डीमोटिवेशन के लिए आपको कुछ काम करना होगा जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे और इस टाइम टेबल को आप आगे भी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना होगा, तो मोटिवेशन के लिए आप पहला काम कर सकते हैं कि सुबह सुबह आप जब उठें तो थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया करिए। फिजिकल एक्सरसाइज कर लेने से क्या होगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो पूरे दिन के लिए बना रहेगा, जिससे कि आपका जो डिमोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप योगा कर सकते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा योगा कर लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका माइंड है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, शांत रहेगा, और जब शांत रहेगा तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और जो पढ़ेंगे वो याद भी रहेगा आपको। तो योगा में आपको क्या क्या करना होगा, तो योगा में आप कपालभाति कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन इससे बिल्कुल शांत रहेगा। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान करने में क्या होता है कि ध्यान करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे आसान काम होता है ध्यान करना। इसके लिए करना क्या है आपको कि कहीं पर भी आप शांति से बिल्कुल बैठ जाइए, कहीं पर भी हो, आप चेयर में हो, चेयर पर बैठे हो, लाइब्रेरी में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस शांति से बैठ जाइए और जो आपकी सांसें चल रही हैं, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बस इसी को ध्यान केंद्रित करके देखना है कि सांस जो है वो अब अंदर आई, अब बाहर गई, अब अंदर आई और बाहर गई। इससे क्या होता है कि जो मन है आपका वो बिल्कुल शांत हो जाता है, जिससे कि आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा और आप जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल समझ में आएगा, और जो आप पढ़ लिए हैं वो लंबे समय तक याद भी रहेगा अगर आप ध्यान करते हैं तो। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल से भी
खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे टीचरों को तो मैंने देखा है कि वो मोबाइल को ही ब्लेम करते रहते हैं कि मोबाइल आने से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, मोबाइल आने से बच्चे बर्बाद हो गए, ऐसे ऐसे सब कमेंट करते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मोबाइल के दो रूप हैं। अगर आप मोबाइल को अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये लाभदायक होगा, लेकिन आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो आपको ऐसा इस्तेमाल इसका करना है जिससे कि आपको लाभ होगा। आप रील्स देखिए, रील्स देखने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप किस तरीके का रील्स देख रहे हैं। क्या रील्स वो आप देख रहे हैं कॉमेडी वाला देख रहे हैं कहीं आप तो रील्स, कहीं आप वो नाच गाने वाला, कहीं गाने वाला तो आप रील्स नहीं देख रहे हैं। इस प्रकार का अगर आप रील्स देख रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप डिमोटिवेट्स होंगे, आपका पढ़ाई से मन हटेगा और इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगता जाएगा। लेकिन वहीं पर आप अगर मोटिवेशन वाली रील्स देख रहे हैं, आप क्वेश्चंस वाली रील्स देख रहे हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। इससे मोटिवेशंस भी मिल जाएगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। जैसे कि इसी चैनल पर जो रील्स अपलोड किए जाते हैं, ये सारे के सारे जो रील्स हैं वो 60 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कि 10 से 20 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। तो आपने रील्स भी देख लिया और अपना ज्ञान भी बढ़ा लिया, आप ये क्वेश्चंस के बारे में सीख भी गए। और ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे जो क्वेश्चंस देखते हैं, एक क्वेश्चंस कहीं पर रील्स में देख लेते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको याद रह जाता है। ऐसे ये याद करने का भी एक आसान सा तरीका हो सकता है आपका रील्स देखना। तो आप रील्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सबसे बड़े मायने रखता है। अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, आपके लिए ये नॉलेज का काम करेगा। लेकिन आप गलत तरीके से देखते हैं तो ये आपकी पढ़ाई बर्बाद कर देगी, सच में बर्बाद कर देगी। तो आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए मोबाइल का, और आप सही तरीके से सीख जाते हैं मोबाइल का इस्तेमाल करना तो ये आपके लिए मोटिवेशन का काम बन जाएगी, आपके लिए मोटिवेशन का हथियार बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर उसके लिए आवश्यकता होगी तो नई वीडियो भी बनाई जाएगी। बाकी की अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी फ्रेंड को चाहते हैं कि उसको भी पता चले कैसे स्ट्रेटजी बनानी है तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाकी की अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल के पेज पर भी जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आगामी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।